ऑलराइट, हेलो 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 हेलो। सॉरी फॉर डिले, वो थोड़ी दो तीन चीजें आ गई थी। अम, आवाज आ रही है मेरी से? तो आज मैं बेसिकली तीन चार टॉपिक्स करने हैं, विच विल बी हर दिन हम लोग यूजुअली दो तीन चार टॉपिक्स कर रहे होंगे, राइट? तो आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें है शॉक हेमरेज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू सर्जरी, एंड देन फाइनली टिश्यू इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। अम, तो शुरू करते हैं, देन प्रोबेबली बीच में एक थोड़ी ब्रेक होगी, लाइक आफ्टर ईच टॉपिक, ताकि फिर मैं सबकी अलग अलग वीडियोस बनाऊं। तो या लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज शॉक एंड हेमरेज। तो स्टार्ट करते हैं शॉक के साथ, देन वी विल गो ऑन टू हेमरेज अगर। तो शॉक शॉक बेसिकली एक स्टेट है ऑफ सिस्टेमिक लो टिश्यू परफ्यूजन। मतलब कि टिश्यूज में ब्लड कम पहुंच रहा है, तो उसको हम कहते हैं शॉक। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज इनएडिक्वेट सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन उससे अफेक्ट होती है, तो फिर इसको हम कहते हैं शॉक। अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक को अगर हम देखें, तो इसमें हमारे पास आ जाता है सेल्यूलर एलिमेंट, एक आ जाता है वेस्कुलर एलिमेंट, देन एक आता है सिस्टमिक एलिमेंट। ठीक है, सेल्यूलर एलिमेंट के सेल्यूलर लेवल पे शॉक में क्या होता है, तो एज वी नो कि डिक्रीज परफ्यूजन है, दैट मीन्स कि ब्लड नहीं पहुंच रहा सेल पे। दिस अल्टीमेटली मीन्स कि डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी है विद इन द सेल। इससे क्या होगा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन थी वो कन्वर्ट हो जाती है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन पे। ठीक है, एरोबिक इंटू एनाएरोबिक। अब यूजुअली एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता था कि उसका जो एंड प्रोडक्ट होता था वो होता था कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। हेंस शॉक में इंक्रीज लेवल ऑफ लैक्टिक एसिड होती है। ठीक है, इसकी वजह से फिर हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। जितना सिवियर शॉक होगा उतनी ज्यादा लैक्टिक एसिडोसिस होगी, उतनी ज्यादा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। दूसरी चीज जो होती है इसकी वजह से, वो क्या होता है कि जो सेल्यूलर एटीपीएस पंप होते हैं, खासकर सोडियम पोटेशियम वाला, इनका फंक्शन लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से सेल लाइसिस होना शुरू हो जाती है। तो ये एट ए सेल्यूलर लेवल बेसिकली ये होता है। देन देयर इज वेस्कुलर लेवल। वेस्कुलर लेवल में हाइपोक्सिया होती है विद इन दी सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, जो वेसल के सेल्स होते हैं ना उनमें हाइपोक्सिया होती है। उसके साथ साथ एसिडोसिस, ये कहाँ से आई, लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, इन दोनों की वजह से क्या होता है कि
डब्ल्यूबीसीज एक्टिवेट होते हैं और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो एंडोथेलियल इंजरी करवाता है। इस एंडोथेलियल इंजरी की वजह से इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी होगी, और जो फ्लूइड होगा वेसल के अंदर, वो लीक करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से और हाइपोक्सिया और डिक्रीज परफ्यूजन वगैरह ये सब होगा। फाइनली देयर सिस्टमिक। अब सिस्टमिक में मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, जैसे हमारे पास रीनल सिस्टम, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है, इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द शॉक्स, सिवाय कुछ के, देयर इज डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम। ठीक है, प्लाज्मा सर्कुलेटरी वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाता है इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ शॉक, सिवाय सेप्टिक शॉक या डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक वगैरह के। उनमें भी फिर मैं बताता हूँ उनमें क्या सीन होता है, लेकिन उनमें प्लाज्मा वॉल्यूम इज नॉर्मल यूजुअली। ठीक है, तो डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम की वजह से जो हार्ट होता है उसमें प्रीलोड कम हो जाता है। ठीक है, प्रीलोड बेसिकली क्या होता है, वीनस रिटर्न को कहते हैं। बिलफर्ज अगर ये हार्ट है, ठीक है, यहाँ से वेना केव आ रही है, तो जितना ब्लड हार्ट में वापस आ रहा है, तो उसको हम प्रीलोड कहते हैं। ठीक है, तो वीनस रिटर्न या प्रीलोड सेम चीज होती है। तो प्लाज्मा वॉल्यूम कम है तो ब्लड ऑब्वियसली वापस भी कम ही आएगा, तो प्रीलोड कम हो गया, जिसकी वजह से सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, दैट इज द आर्टीरियल जो हमारे पास वेस्कुलर रेजिस्टेंस होती है, वो कंपनसेटरी बढ़ जाती है, प्लस हार्ट रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है। तो शॉक के पेशेंट यूजुअली टैकीकार्डिक होते हैं, और उनमें सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ी हुई होती है। ठीक है, ऑल्दो सिंस प्लाज्मा वॉल्यूम कम होता है तो बीपी फिर भी उनका ड्रॉप होता है। ठीक है, यूजुअली शॉक के पेशेंट्स में कार्डियक आउटपुट कम मिलता है ड्यू टू एक्सट्रीम डिक्रीजेस इन प्लाज्मा वॉल्यूम। ठीक है, इवन दो हार्ट रेट ज्यादा है, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ये बहुत ज्यादा कम होता है, इसमें इंक्रीज इस लेस, वो इफेक्ट इतना नहीं देता हार्ट रेट का इंक्रीज, तो इसलिए कार्डियक आउटपुट ओवरऑल कम होता है। एक तो बात ये होगी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। दूसरी बात रीनल की। रीनल में डिक्रीज रीनल परफ्यूजन होगी, जिसकी वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म। उसके अलावा यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज मिलेगा हमें, ताकि प्रिजर्व हो, जितना फ्लूइड है सारा का सारा प्रिजर्व हो। ठीक है, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन भी एज अ कंपनसेशन हमें हॉर्मोन्स रिलीज करेगा। ठीक है, अब ये जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो कॉर्टिसोल, क्योंकि राफे स्ट्रेस कितना में शुरू अभी हुआ है, बीच में काम आ गया था। दूसरा एडीएच, एंड तीसरा एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये दोनों वाटर रिटेंशन के लिए, वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन के लिए होते हैं। कॉर्टिसोल का यूजुअली इन स्ट्रेस में रिलीज होता है, तो वो उसके लिए। फाइनली रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है टू कंपेंसेट फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो हाइपर वेंटिलेशन होती है शॉक में।
ठीक है, तो ये हमारे पास इसके सिस्टमिक इफेक्ट्स आ गए। फिर हमारे पास क्या कहते हैं इसको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक आते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है दैट इज दी हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक जो होता है, as the name suggests, it's due to decreased plasma volume. अब decreased plasma volume could be due to hemorrhage, तो उसको हम कहते हैं hemorrhagic shock. It could be due to water and fluid loss, जिसको हम कहते हैं non hemorrhagic. ये इसके causes आ गए। ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक के दो टाइप्स हैं, एक हेमरेजिक, दूसरा नॉन हेमरेजिक। हेमरेजिक में तो ब्लड लॉस है, ठीक है, एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से होता है। ये क्रॉनिक की वजह से भी हो सकता है, लेकिन सिवियर इनफ हो अगर। फिर नॉन हेमरेजिक में इट कुड बी ड्यू टू डिक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक, इट कुड बी ड्यू टू इंक्रीज फ्लूइड लॉस, जैसे वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है, स्वेटिंग। इट कुड ऑल्सो बी ड्यू टू एक्स्ट्रा स्पेसिंग, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जा वाटर, ठीक है, जैसे बर्न्स पेंक्रेटाइटिस में होता है। तो ये हमारे पास हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो हर टाइप ऑफ शॉक में है दैट इज द पैरामीटर ऑफ शॉक। पैरामीटर्स ऑफ शॉक जो होते हैं वो बेसिकली 5 होते हैं। इनके बेसिस पे हम लोग वो करते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक को एक दूसरे से। ठीक है, सबसे पहला होता है कार्डियक आउटपुट। फिर हमारे पास आता है वीनस प्रेशर, देन देयर इज वीनस सैचुरेशन, देन वी हैव सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, एंड वी हैव बेस डेफिसिट। ठीक है, और लैक्टिक एसिड लेवल्स। तो ये हमारे पास होता है। अब जैसे मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट हर टाइप ऑफ शॉक में कार्डियक आउटपुट जो होगा वो कम मिलेगा, ठीक है, हार्ट रेट ज्यादा होगा। सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी हमें इसमें ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होगा। ठीक है, राफे कौन से शॉक की बात कर रहे हैं? हाइपोवोलेमिक। ओके। वीनस प्रेशर और वीनस सैचुरेशन जो है वो हमें इन दोनों में कम मिलेगी। वीनस प्रेशर क्योंकि प्रीलोड कम हो रहा है तो प्रेशर भी कम होगा। वीनस सैचुरेशन ऑलमोस्ट हर शॉक में वीनस सैचुरेशन कम होती है सिवाय एक के, वो फिर मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, बेस डेफिसिट और लैक्टिक एसिड लेवल्स हैं वो बढ़ी हुई मिलेंगी, क्योंकि वो एज वी नो कि हर शॉक में वो बढ़ी हुई होती है। तो एक तो ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास हाइपोवोलेमिक शॉक। देन देयर इज कार्डियोजेनिक शॉक। Cardiogenic shock basically occurs due to failure of heart to pump blood। ठीक है, मतलब कि हार्ट की सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा है। हम्म, तो फिर उसको हम कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। कॉज में एमआई, अरिथमिया, कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, वेल्वुलर हार्ट डिजीजेस या फिर मायोकार्डियल इंजरी।
ठीक है, तो ये कार्डियोजेनिक के कॉजेज आ गए। पैरामीटर्स पर अगर हम लोग आए तो इसमें सिंस सिस्टोलिक डिसफंक्शन है हार्ट का, तो कार्डियक आउटपुट तो वैसे कम होगा ऑब्वियसली। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कॉज यूजुअली हार्ट रेट भी हमें कम मिलता है, ऑल्दो डिपेंड्स ऑन द कॉज, राइट। अगर एमआई का पेशेंट है तो उसमें हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिल सकता है, बिकॉज उनमें यूजुअली बीपी और हार्ट रेट शूट अप कर देता है सिंपैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कॉज हार्ट रेट कम मिल सकता है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें सिंस सिस्टोलिक डिसफंक्शन है हार्ट का, तो क्या होता है कि फिर ये वीना केवा है, ये एओर्टा है, तो एओर्टा से ब्लड नहीं जा रहा, तो ब्लड क्या होगा, बैक पूल करेगा। तो यहाँ से ब्लड आ रहा है लेकिन बैक पूलिंग भी हो रही है, तो क्या होगा कि वीनस प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू बैक पुलिंग। तो ये इसकी खास बात है, इंक्रीज वीनस प्रेशर। बाकी सिस्टमिक एस्कुलर रेजिस्टेंस वीनो की बढ़ी हुई होगी। ठीक है, बेस डेफिसिट वीनो के बढ़ा हुआ होगा, या फिर लैक्टिक एसिड लेवल्स बढ़ी हुई होंगी, एंड वीनस सैचुरेशन भी हमारे पास हमें कम मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्डियोजेनिक शॉक आ गया। तीसरा जो टाइप ऑफ शॉक होता है दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। इसमें क्या होता है कि हार्ट का फिलिंग में मसला आता है, यूजुअली डिक्रीज प्रीलोड की वजह से होता है, लेकिन नॉट नेसेसरली ऑलवेज, लेकिन यूजुअली ड्यू टू डिक्रीज प्रीलोड और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होती है ऑफ कार्डियक फिलिंग। ठीक है, जैसे कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट में बेसिकली क्या होता है कि बिल्कुल ये हार्ट है, अब फिल होगा तो उसमें ब्लड आएगा तो हार्ट थोड़ा सा एक्सपेंड करता है, डायलेट करता है। इसके अराउंड होती है पेरिकार्डियम। ठीक है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। जब कार्डियक टेम्पोनेट तब होता है जब फ्लूइड ये बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन तो है लेकिन सिवियर पेरिकार्डियल एफ्यूजन, और अक्यूट खासकर। तो क्या होता है कि हार्ट को फिर डायलेट होने में मसला होता है, लाइक डायस्टोलिक में जब वो फिलिंग होती है तो फिल सही से नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस वजह से बेसिकली क्या होगा कि कार्डियक फिलिंग होगी, अफेक्ट होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी। उसके अलावा इट कुड बी ड्यू टू टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में मीडियास्टिनल शिफ्ट आता है, जिसकी वजह से बेसिकली जो वेसल्स के प्रेशर्स वगैरह होते हैं वो सारे खराब हो जाते हैं, एंड देन फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन यूजुअली हो जाती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वी नो के हार्ट में पहले राइट वेंट्रिकल में जाके फिर लंग्स में जाता है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म वहां पे बेसिकली ब्लॉक कर देगा, तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, तो ये भी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, एंड द सेम नोट एयर एम्बोलिज्म भी इसी फीचर से करवा सकते हैं। इसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो 1:1 कार्डियोजेनिक शॉक वाले होते हैं। ठीक है, इसके पैरामीटर्स सेम टू सेम कार्डियोजेनिक शॉक वाले होते हैं। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव जो शॉक होता है उसमें होती है वेजो डायलेशन, तो इसमें सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम मिलती है हमें। ठीक है, ड्यू टू वेजो डायलेशन। अब ये वेजो डायलेशन कैन बी ड्यू टू एनाफाइलेक्सिस, हिस्टामीन वगैरह रिलीज होता है एलर्जीज में, तो वो वेजो डायलेशन करवा। इट कैन बी ड्यू टू सेप्टिक शॉक, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स होते हैं वो बेसिकली हमारे पास
वेजोडाइलेशन करवा सकते हैं। इट कैन बी ड्यू टू न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, तो जो नर्व्स इनर्वेट करती हैं वेसल्स को, वो अपना टोन छोड़ देती हैं, वो डायलेट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इनमें वेजोडाइलेशन होगी। ठीक है, इसके पैरामीटर्स में क्या होगा कि डिक्रीज सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। ठीक है, इनमें यूजुअली प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, कभी कभी इसमें भी हाइपोवोलेमिया हो सकता है, क्योंकि वेजोडाइलेशन है तो लीकेज हो सकती है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में प्लाज्मा वॉल्यूम नॉर्मल रहता है। इसको हम रिलेटिव हाइपोवोलेमिया कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम होता तो नॉर्मल है, लेकिन सही तरीके से यूज नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि वेजोडाइलेशन की वजह से पूलिंग होती है। ठीक है, डिक्रीज वीनस प्रेशर, इसमें हमारे पास खासकर सेप्टिक शॉक में जो वीनस सैचुरेशन है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि सेप्टिक शॉक में होती है एवी फिस्टुला फॉर्मेशन। तो वीनों के आर्टरी है, फिर कैपिलरीज आती हैं, फिर वेन्स आती हैं, राइट। तो होता ही है कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर कैपिलरीज में जाके यूज अप होता है ऑक्सीजन। विल्फर्सन 96 है, कैपिलरीज में गया, यूज अप हुआ, तो यहाँ पे 50 to 70% के बीच में होता है। सेप्टिक शॉक में क्या होता है कि इन दोनों का आपस में फिस्टुला बन जाता है, तो ये 96 वाला ब्लड भी इधर जा रहा है और 50 to 70 वाला भी इधर जा रहा है। तो यूजुअली सेप्टिक शॉक में 70% से ज्यादा सेचुरेशन होती है। ठीक है, और इन नॉर्मल शॉक बेसिकली वो 50 से कम होती है। ये बात समझ में आई कि सेप्टिक शॉक में वीनस सैचुरेशन ज्यादा क्यों है। टिश्यूज एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे ना। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि टिश्यूज को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए कैपिलरी में जाना जरूरी है, क्योंकि हम्म। कैपिलरी से फिर ऑक्सीजन निकलेगा वगैरह जो भी होगा, टिश्यू एक्सचेंज। लेकिन सिंस एवी फिस्टुला है तो डायरेक्टली बाईपास कर रहे कैपिलरी बेड को। तो ये बेसिकली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक आ गया। Then we have endocrine shock. Endocrine shock is not a separate part of shock. इसमें बेसिकली एंडोक्राइन कॉज की वजह से शॉक आता है, और इसमें मिक्सचर होता है किसी 2-3 शॉक के टाइप्स का, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव साथ में हाइपोवोलेमिक हो गया, ऐसे करके। ठीक है, एंडोक्राइन में हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों शॉक में करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एडिसन्स डिजीज है, वो भी शॉक करवा सकता है। और भी है, डायबिटीज वगैरह भी अगर डीके वगैरह में आ गए तो शॉक वाले स्टेज में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब पैरामीटर्स को हमने सेपरेटली डिस्कस किया था, देख हर उसके अलग अलग में डिस्कस किए थे। इसका इजी रास्ता टू रिमेम्बर इज, हर शॉक में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है एक्सेप्ट इन डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ठीक है, उसमें कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा था। हर शॉक में सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो होती है वो इंक्रीज होती है एक्सेप्ट इन डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, क्योंकि उसमें वेजोडाइलेशन थी। हर शॉक में डिक्रीज वीनस सैचुरेशन होती है एक्सेप्ट इन सेप्टिक शॉक। ठीक है, सेप्टिक शॉक में क्या होता है, वीनस सैचुरेशन जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो एवी फिस्टुला वगैरह जो बनता है।
डिक्रीज वीनस प्रेशर होता है हर शॉक में एक्सेप्ट कार्डियोजेनिक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी, ऑब्स्ट्रक्टिव। ठीक है। एंड फाइनली जो चीज हर शॉक में मिलेगी हमें, दैट विल बी इंक्रीज लैक्टिक एसिड या फिर बेस डेफिसिट। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट शॉक आ गए। अब हम लोग क्लिनिकली शॉक को देखते हैं कि क्लिनिकली हम लोग शॉक को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो क्लिनिकली जो होता है शॉक, इट कैन बी कंपनसेटेड शॉक, इट कैन बी डीकंपनसेटेड शॉक। ठीक है। कंपनसेटेड शॉक जो होता है वो माइल्ड होता है। इसमें माइल्ड इंक्रीज इन हार्ट रेट मिल सकता है, माइल्ड इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट मिल सकता है। ठीक है, लेकिन यूरिन आउटपुट इतना कम नहीं होता, यूजुअली नॉर्मल या थोड़ा सा कम। ठीक है, तो माइल्ड डिक्रीजेस माइल्ड इंक्रीजेस ऐसे होगा। ये यूजुअली क्लिनिकली अनडिटेक्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक होता है बीपी, अब ये वाइटल्स यूजुअली कोई लेता नहीं है ऐसे कि बंदा शॉक में हो वगैरह, थोड़ी सी हाई हार्ट रेट वगैरह, तो क्लिनिकली अनडिटेक्टेबल होता है और ये प्रोलॉन्ग्ड हाइपोपरफ्यूजन करवा सकता है। ठीक है, ये इसका एक सॉर्ट ऑफ डाउन साइड है। प्रोलॉन्ग्ड हाइपोपरफ्यूजन में क्या होता है कि स्लोली स्लोली ऑर्गन्स में इस्कीमिया डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर जब शॉक का स्टेज रिवर्ट होता है, दैट इज दी रीपरफ्यूजन, तो पर और इंजरी होती है। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि विल्फर्स, अगर ये एक एरिया है टिश्यू का, यहाँ पे डिक्रीज ऑक्सीजन है, तो इसमें स्कीमिया हो रहा है। स्कीमिया की वजह से थोड़े थोड़े पोटेशियम वगैरह रिलीज हो रहा है, सेल लाइसिस वगैरह हो रही है। जब अचानक से वापस रिपरफ्यूजन होगी, तो रिपरफ्यूजन में ब्लड में फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स वगैरह भी आते हैं, तो वो भी इसमें आएंगे, तो उससे और डैमेज होगा। तो इसको बोलते हैं रिपरफ्यूजन इंजरी। ठीक है, तो जब प्रोलॉन्ग्ड हाइपोपरफ्यूजन होती है तो रिपरफ्यूजन इंजरी का चांस बढ़ जाता है, तो पर उसमें फिर और सिवियर डैमेज हो सकता है। ठीक है, खासकर अगर 12 आवर से ऊपर, अगर माइल्ड शॉक है, प्रोलॉन्ग हाइपोपरफ्यूजन 12 आवर से ऊपर चली गई है, तो दैट इज रिलेटेड विथ इंक्रीज मोर्टेलिटी वगैरह। फिर हमारे पास आता है डीकम्पनसेटेड, इट कैन बी मॉडरेट शॉक और इट कुड बी सीवियर शॉक। ठीक है, मॉडरेट में यूजुअली हमारे पास जो यूरिन आउटपुट होता है लेस देन 3.5 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से होता है। ठीक है, पेशेंट ड्राउजी मिलेगा एंड बीपी भी हमें कम मिलेगा। ठीक है, सीवियर शॉक में ए न्यूरिक होता है पेशेंट, यूजुअली लेस देन 0.1 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से होता है। पेशेंट यूजुअली अनकॉन्शियस होता है। ठीक है, अब इनकी वजह से बेसिकली क्या हो जाता है कि अगर ये ज़्यादा देर रहे तो ये अनरिससिटेबल शॉक में चले जाते हैं लोग, कि अब वो कोई भी ट्रीटमेंट दे दो सही नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि इट कन्वर्ट्स इनटू दो सिंड्रोम्स, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम एंड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोडस, एंड ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है। ठीक है, तो ये बेसिकली अनरिससिटेबल शॉक में चला जाता है बंदा। बाकी क्लिनिकली तो शॉक को सबको पता है कि कैसे होता है, यूजुअली कोल्ड हैंड्स होंगे, अनटिल सेप्टिक शॉक है तो उसमें तो गर्म हो जाएगा बंदा। ठीक है, डिक्रीज कैपिलरी रीफिल होगी।
उसके अलावा हाइपोटेंशन होगी, एनुरिया होगा या ओलिगोयूरिया होगा, जो भी, टेकिकार्डिया होगा, टेकिपनिया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स है। अब हमें बेसिकली अब मैनेजमेंट ऑफ शॉक एंड मॉनिटरिंग ऑफ शॉक रहती है। पहले मैं मैनेजमेंट करवाता हूँ, फिर मॉनिटरिंग का देखते हैं, बिकॉज उससे रिलेटेड ही है थोड़ा। तो मैनेजमेंट ऑफ शॉक, अब मैनेजमेंट ऑफ शॉक में कोई भी पेशेंट शॉक का है, यूजुअली हमारे पास एक सेट एल्गोरिदम है। हम लोग पहले वो फॉलो करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि कौन से टाइप का शॉक है, तो फिर हम लोग उसको उस हिसाब से उसको डील करते हैं। ठीक है, मैनेज ऑफ शॉक में सबसे पहली चीज है कि हमें रिससिटेट करना होता है पेशेंट को। सेकंड इज मॉनिटर करना होता है पेशेंट को कि अब वो शॉक से रिकवर हो रहा है, नहीं हो रहा वगैरह। ठीक है, तो मॉनिटरिंग के अपने पैरामीटर्स हैं, शॉक की सिवियरिटी देखना वगैरह। देन फाइनली वी नीड टू नो के व्हाट इज द एंड पॉइंट ऑफ रिससिटेशन, कि रोकना कब है। ठीक है, तो ईच एंड एवरी वन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रिससिटेशन। रिससिटेशन में सबसे पहली चीज जो हमारे पास होती है, दैट इज ऑलवेज एबीसीज, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ठीक है, अगर वो हार्ट रेट उसका बढ़ा हुआ है वगैरह, उसको अगर वेंटिलेटर की ब्रीदिंग रेट अगर उसका मसला कर रहा है, तो वेंटिलेटर की अगर नीड है तो फिर वी कैन प्रोवाइड दैट। सर्कुलेशन में आईवी बोर्ड कैन्यूला वगैरह होता है। एयरवे यूजुअली, शॉक का पेशेंट अगर एयरवे के साथ आ रहा है तो ट्रॉमा का पेशेंट होगा वो। अगर उसका एयरवे कॉम्प्रोमाइज्ड है तो एयरवे के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे सकते हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करवा सकते हैं, ट्रेकियोस्टोमी कर सकते हैं वगैरह। डिपेंड्स ऑन दी कॉज, डिपेंड्स ऑन द केस। ठीक है, देन हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, रैपिड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हार्ट रेट, वाइटल्स वगैरह ये हम लोग देखते हैं सिर्फ। ठीक है, फिर आती है मैनेजमेंट इटसेल्फ। तो इनिशियल जो फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है इन एवरी सिंगल केस ऑफ शॉक, जो भी केस हो, वो होती है फ्लूइड थेरेपी। फ्लूइड थेरेपी हम हर उस शॉक के पेशेंट में देंगे जो एक्टिवली ब्लीड अभी नहीं कर रहा। ठीक है, एक्टिवली ब्लीड वाले में भी जब तक हमारे पास हम लोग उसकी ब्लीड रुकवाएं, तब भी हम लोग फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, उसकी भी डिफरेंट चीज़ है। वो हेमरेजिक शॉक करेंगे तो फिर मैं बताऊंगा क्या सीन है उसका। ठीक है, अभी के लिए फ्लूइड थेरेपी इज द फर्स्ट लाइन इन ऑल केसेस ऑफ शॉक। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि ऑल केसेस ऑफ शॉक में देयर इज एन एलिमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिया। ठीक है, पहले वो कार्डियोजेनिक हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो वगैरह, हर शॉक में थोड़ा सा एलिमेंट हाइपोवोलेमिया का होता ही होता है। ठीक है, हम लोग इसमें आईवी एक्सेस मेंटेन रखेंगे, 16 बोर कैन्यूला लगाएंगे और फिर फ्लूइड्स देंगे। फ्लूइड्स के दो टाइप्स होते हैं, या तो क्रिस्टलॉइड्स दे सकते हैं जैसे नॉर्मल सलाइन हो गया, या फिर कोलॉइड्स दे सकते हैं जैसे एल्ब्यूमिन वगैरह हो गया। ठीक है, इट डज नॉट मैटर, जो भी दो, केस के उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए। ठीक है, वो कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, बाकी ब्लड भी दे सकते हो, अगर हेमरेजिक शॉक है तो ब्लड ब्लड दे सकते हो। बाकी फिर जब हम फ्लूइड देते हैं तो इनिशियली हम लोग फ्लूइड बोलस देते हैं, दैट इज के 250 टू 500 ml फ्लूइड देते हैं इन 5 to 10 मिनट्स। इस फ्लूइड बोलस से फिर तीन चीजें हो सकती हैं, लोग तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। एक होते हैं रिस्पॉन्डर्स, दूसरे होते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर्स, तीसरे होते हैं नॉन रिस्पॉन्डर्स।
ठीक है, रिस्पॉन्डर्स वो होते हैं जिनकी जो कार्डियक पैरामीटर्स हैं वो फ्लूइड देने से नॉर्मल हो जाते हैं। लाइक नॉर्मल तो नहीं, लेकिन नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाते हैं, बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दिस मीन्स के इन्होंने फ्लूइड लॉस किया था, अब वो कोई फ्लूइड लॉस नहीं कर रहे हैं, अब बस उनकी हाइपोवोलीमिया को हमें करेक्ट करना है। जितना फ्लूइड लॉस किया था उतना उन्होंने कर लिया, अब उनका और लॉस करंटली ऑनगोइंग लॉस नहीं है, तो इनको हम कहते हैं रिस्पॉन्डर्स। दूसरे होते हैं जिनके कार्डियक पैरामीटर्स नॉर्मलाइज तो हो रहे होते हैं, लेकिन आफ्टर 10 to 20 मिनट्स वापस से वर्सन हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनमें अभी ऑनगोइंग लॉसेस चल रहे हैं ऑफ फ्लूइड्स। दिस कुड बी ड्यू टू एनी इंटरनल हेमरेज, दिस कुड बी ड्यू टू एनी वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह जो भी। ठीक है, लेकिन इनमें ऑनगोइंग लॉसेस चल रहे हैं अभी भी। लेकिन ये माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं क्योंकि ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। नॉन रिस्पॉन्डर्स डू नॉट रिस्पॉन्ड, मतलब उनकी बेहतर होता ही नहीं है, इनके मेजर लॉसेस चल रहे होते हैं, मेजर ब्लीडिंग वगैरह। ठीक है, तो इन लोगों में हम लोग फिर पहले इसके लॉसेस को सही करते हैं कि क्यों लीक क्यों हो रहा है, ये लाइक फ्लूइड क्यों लीक हो रहा है। यूजुअली हेमरेज होता है, तो उसमें फिर हम उसको हेमरेज कंट्रोल पे लेके जाते हैं, ओटी लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन इज ऑलवेज फ्लूइड थेरेपी। फिर अकॉर्डिंग टू कॉज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में वेजोप्रेसर्स देते हैं, और कार्डियोजेनिक शॉक में आइनोट्रोपिक्स देते हैं। वेजोप्रेसर्स में हमारे पास वीनो एपिनेफ्रीन है, फिनाइलेफ्रीन है। ठीक है, वेजोप्रेसिन है, ये हम लोग किसमें देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ये वेजोमोटर टोन को इंक्रीज करेंगे, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा। आइनोट्रोपिक में डोब्यूटामीन होता है, ड्रग ऑफ चॉइस, ये कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई शॉक की मैनेजमेंट, रिससिटेशन वगैरह, ये हो गया हमारे पास। फिर आती है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग ऑफ शॉक में कुछ होते हैं क्लिनिकल पैरामीटर्स, कुछ होते हैं लैब पैरामीटर्स या इन्वेस्टिगेशन वाले पैरामीटर्स। ठीक है, क्लिनिकल पैरामीटर्स में वी हैव ब्लड प्रेशर, वी हैव हार्ट रेट, वी हैव यूरिन आउटपुट, वी हैव पल्स ऑक्सीमेट्री। ठीक है, ये चार है। इन्वेस्टिगेशन में यू कैन हैव ईसीजी, खासकर कार्डियक वालों में। वी हैव सेंट्रल वीनस प्रेशर, वी हैव लैक्टिक एसिड, वी हैव मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन। ठीक है, तो ये है हमारे पास। सीन ये है कि इनमें ये करने की नीड नहीं, ये करने की नीड नहीं, ये करने की नीड नहीं, ये तो सिंपल एनफ है। ठीक है, यूरिन आउटपुट भी सिंपल है, उसका थोड़ा देख लेंगे क्या सीन है। बाकी ईसीजी यूजुअली कार्डियक आउटपुट मालूम करने के लिए होती है, उसमें हार्ट रेट का पता चल जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए हम लोग डॉपलर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट अगर हमें मॉनिटर करना है तो एक तो हार्ट रेट का पता करना है, वो यूजुअली ईसीजी पे पता चल जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होगा वो हमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। ठीक है, इसमें इको भी करवा सकते हैं वैसे। ठीक है, तो इससे कार्डियक आउटपुट का पता चलता है। ये यूजुअली हम लोग कार्डियोजेनिक शॉक में यूज कर रहे होते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में जिसमें कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्डियक आउटपुट का आ गया। देन वी हैव सेंट्रल वीनस प्रेशर। अब होता ही यूं है कि ये हम लोग चेक करते हैं राइट एट्रियम में, बल्कि इसका अपना वो है सेंट्रल वीनस प्रेशर, या तो राइट एट्रियम में करो या तो उसका कौन सी वेन होती है ये, सुपिरियर वेना केवा वगैरह में, उसमें भी कर सकते हो।
अब इसमें बेसिकली क्या सीन होता है कि जो नॉर्मल लेवल्स हैं दे डू नॉट मैटर। क्लिनिकली नॉर्मल लेवल्स सीवीपी की वेरी करती हैं, सेंट्रल वेनस प्रेशर की नॉर्मल लेवल्स वेरी करती हैं, दे डू नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज चेंज इन सीवीपी ऑन गिविंग फ्लूइड्स। ठीक है, नॉर्मल जो होता है वो होता है 2 to 5 mmHg या सेंटीमीटर ऑफ वाटर। बेसिकली सीवीपी बढ़ जाता है, प्रेशर इंक्रीज होता है 2 to 5। ठीक है, लेकिन अगर मोर देन 5 इंक्रीज हो रहा है सेंट्रल वेनस प्रेशर, दैट्स मीन्स कि ये बंदा फ्लूइड ओवरलोड में जा रहा है। ठीक है, और अगर लेस देन 2 हो रहा है, दैट मीन्स कि इस बंदे में फ्लूइड डेफिसिट है। तो हम बेसिकली सेंट्रल वेनस प्रेशर के चेंज को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि हमें और कितना फ्लूइड देना है, फ्लूइड की नीड है नहीं है, या फिर फ्लूइड अब बंद कर देना है। ठीक है, अगर लेस देन 2 है तो फ्लूइड देना है, और क्योंकि अभी फ्लूइड डेफिसिट है। नॉर्मल है तो डिपेंड्स कि अगर उसका ओरल इनटेक नॉर्मल है तो फिर फ्लूइड कम कर सकते हो, स्लोली टेपर ऑफ कर दो। ठीक है, या फिर अगर ओरल इनटेक कम है उसका, या अभी भी थोड़ा सा खतरे में, तो मेंटेनेंस फ्लूइड्स पे रख दो, डोज कम करके। फ्लूइड ओवरलोड में तो यू विल ऑब्वियसली हैव टू बंद कर दो, फ्लूइड्स अभी देने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये सेंट्रल वेनस प्रेशर हो गया। देन हमारे पास आ जाता है यूरिन आउटपुट। ठीक है, लैक्टिक एसिड, मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन। ये तीन हमारे पास कहलाते हैं मेजर्स ऑफ ऑर्गन परफ्यूजन। ये तीन मेन होते हैं, इसके अलावा दूसरे भी होते हैं। ये सिस्टमिक होते हैं यूजुअली। यूरिन आउटपुट मेनली रीनल के लिए होता है, लेकिन लैक्टिक एसिड और मिक्स वीनस सैचुरेशन ये सिस्टमिक परफ्यूजन बताते हैं। ठीक है, इवन अगर बोलना चाहो तो ये क्या नाम है इसका, यूरिन आउटपुट भी सिस्टमिक में डाल सकते हो, तो मसला नहीं है। लेकिन यूरिन आउटपुट मेनली रीनल परफ्यूजन का स्पेसिफिक है। यूरिन आउटपुट जो होता है वो बेस्ट पैरामीटर होता है फॉर ऑक्सीजन परफ्यूजन। लेकिन ये मिनट टू मिनट का नहीं बताता, ये आवरली बताता है। ठीक है, इट इज वेरी एक्यूरेट, लेकिन ये आवरली रेट के साथ बताएगा कि 1 घंटे में इतना यूरिन आ रहा है। ठीक है, मिनट टू मिनट बेसिस पे नहीं कर सकते हम लोग। सेकंड है लैक्टिक एसिड लेवल्स या फिर बेस डेफिसिट। वी नो के शॉक में लैक्टिक एसिड होता है, तो जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड होगा उतना ज्यादा सीवियर शॉक होगा। ठीक है, ये हम कैसे पता करेंगे कि लैक्टिक एसिड कितना है? तो हम लोग एबीजीज करवाते हैं, एबीजीज में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर यूजुअली अगर 6 मिलीमोल्स से ज्यादा लैक्टेट लेवल्स हैं तो ये इंडिकेटिव होता है ऑफ सिवियर शॉक। ठीक है, फाइनली वी आर मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन। ये हम लोग यूजुअली राइट एट्रियम में करते हैं मेजर, सेंट्रल वीनस लाइन के थ्रू ही हम लोग इसको करते हैं। सेंट्रल वीनस लाइन हमने प्लेस की, उसमें से ब्लड ड्रॉ करते हैं, फिर उसकी ऑक्सीजन लेवल्स देखते हैं। ठीक है, या तो राइट एट्रियम में देखो या तो फिर सुपीरियर वेना केवा में देखो, लेकिन सुपीरियर वेना केवा में ऑक्सीजन लेवल्स थोड़ी सी हाई मिलती हैं राइट एट्रियम, बिकॉज वो लेटर ऑन है ना राइट एट्रियम, तो इसलिए। इसकी मैंने बता दी थी नॉर्मल लेवल्स क्या हैं, 50 to 70%। ठीक है, अगर मोर देन 70 है तो उसको हम कहते हैं सेप्टिक शॉक, क्योंकि उसमें एवी फिस्टुला था। अगर लेस देन 50 है तो ये दूसरे शॉक्स में मिलता है। ठीक है, अ, हमारे पास बेसिकली क्या सीन होता है कि कभी कभी सेप्टिक शॉक की लेवल्स नॉर्मल भी आ सकती हैं। वो यूजुअली होता है कि सेप्टिक शॉक
प्लस हाइपोवॉल्यूमिक शॉक अगर है को एग्जिस्टिंग, तो पर उसकी 70 प्लस से हट के 50 to 70 हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली मॉनिटरिंग आ गई शॉक की। फाइनली वी हैव एंड पॉइंट्स ऑफ रिससिटेशन। तो यूजुअली पहले क्या होता था, हम लोग वेट करते थे वाइटल्स का, हम लोग वेट करते थे यूरिन आउटपुट का। ये जब नॉर्मल होते थे तो हम लोग बेसिकली क्या करते थे, रिससिटेशन रोक देते थे। ये क्या था, ओल्ड मेथड। इसमें क्या होता था, रिस्क होता था ऑफ ऑकल्ट हाइपोपरफ्यूजन का, क्योंकि अगर याद हो मैंने शुरू में बताया था, शुरू में तो नहीं खैर, थोड़ा देर से बताया था, कहाँ गया, हाँ, प्रोलॉन्ग्ड हाइपोपरफ्यूजन जो होती है वो होती है क्लिनिकली अनडिटेक्टेबल, क्योंकि उसमें यूरिन आउटपुट नॉर्मल हो चुका होता है, हार्ट रेट बीपी वगैरह वो भी नॉर्मल के अराउंड ही होते हैं। तो पहले ये होता था कि ओल्ड में पहले ये होता था कि ऑकल्ट हाइपोपरफ्यूजन, प्रोलॉन्ग हाइपोपरफ्यूजन का बेसिकली रिस्क बढ़ जाता था, क्योंकि हम लोग इतना चेक नहीं करते थे एंड पॉइंट्स को, वाइटल यूरिन आउटपुट देख के नॉर्मल हो गए तो बस सही है। अब क्या है कि एक्स्ट्रा पैरामीटर्स भी हैं, लैक्टेट लेवल्स का भी नॉर्मल होना जरूरी है, मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो भी नॉर्मल होना जरूरी है टू एंड दी रिससिटेशन फॉर शॉक। जब ये नॉर्मल होगी तभी फिर हम लोग रिससिटेशन को एंड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया शॉक कंप्लीट। शॉक समझ में आ गया? कुछ रिपीट करना है कि या कोई और चीज? कोई एक बंदा बता ले तो आगे बढ़े। हेलो। अच्छा, ये स्टार्ट जो तुमने किया था उसमें जो एंडोक्राइन वगैरह दिख रहे थे, तो क्या स्टार्ट में था क्या? स्टार्ट में स्टार्ट में बिल्कुल, हाँ बिल्कुल स्टार्ट में। स्टार्ट में शॉक शॉक की डेफिनेशन थी, पैथोफिजियो थी, फिर सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ शॉक थी कि क्या सीन होता है, कंपनसेशन कैसे होती है शॉक की, फिर टाइप्स ऑफ शॉक डिस्कस किया, वो तो उसमें तो यू वर हियर, यहाँ तक आ गए थे। एक, हाँ, एक तो इसके हिसाब से वॉल्यूम के हिसाब से, और दूसरा क्लिनिकल था। हाँ ठीक है, ओके, यू जॉइंट हियर ना, तो फिर इतना कुछ ज्यादा ऊपर हुआ नहीं। ठीक है। ठीक है, तो अब हमारी बारी है किसकी, हेमरेज की। हेमरेज बेसिकली ऐसा नेम सजेस्ट, ब्लीडिंग ऑफ हेमरेज कहते हैं। ठीक है, हेमरेज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इट कैन बी कंसील्ड हेमरेज। कंसील्ड हेमरेज वो जो छुपा हुआ। कंटेन्ड हो विद इन बॉडी कैविटी। ये प्रदीप माइक बंद कर दो, वो आवाज आ रही है। ठीक है, कंटेन्ड विद इन बॉडी कैविटी। अब दिस कुड बी आइदर एब्डोमिनल कैविटी में रेट्रोपेरिटोनियली ब्लीडिंग रुक जाती है, इट कुड बी थाई में, जैसे फ्रैक्चर ऑफ फीमर होता है तो उसकी ब्लीडिंग अक्सर उधर ही हो जाती है। पेल्विक फ्रैक्चर्स की भी ब्लीडिंग पेल्विस में कंसील्ड रहती है, जीआई ब्लीडिंग हो गई। ठीक है, एओर्टिक एन्यूरिज्म हो गई। तो ये जो इंटरनल ब्लीड्स होती है ना, उनको हम कहते हैं कंसील्ड हेमरेज। दूसरी होती है रिवील्ड हेमरेज। अच्छा, एयोटिक डायसेक्शन भी इसी में आएगा, कंसील्ड हाँ, में? यस। ठीक है, रिवील्ड हेमरेज होगी वो एक्सटर्नल हेमरेज होगी, मतलब हमें ब्लड नजर आएगा निकलता हुआ, गन शॉट इंजरी, कोई स्टैब वुंड वगैरह जो भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तो ये हो गया टाइप्स, कंसील्ड और रिवील्ड। फिर दूसरे टाइप्स होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और रिएक्शनरी हेमरेज। प्राइमरी हेमरेज होती है, ये बेसिकली सर्जिकल टाइप्स ऑफ हेमरेज है। देख, रुको, पोस्ट सर्जरी में जो हेमरेज होते हैं उनके ये टाइप्स हैं।
प्राइमरी हेमरेज एट द टाइम ऑफ सर्जरी होती है। ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू डैमेज टू वेसल, डैमेज टू ऑर्गन, उसकी वजह से बेसिकली होती है एट द टाइम ऑफ इंजरी या फिर एट द टाइम ऑफ सर्जरी। जो ब्लीडिंग हो उसको हम कहते हैं प्राइमरी हेमरेज। रिएक्शनरी हेमरेज जो होती है वो होती है बेसिकली विद इन 24 आवर्स होती है आफ्टर द इंजरी या आफ्टर द सर्जरी। इट अकर्स ड्यू टू डिसलॉजमेंट ऑफ क्लॉट। ठीक है, बिलफर्ज ये वेसल है, इसमें इंजरी हुई थी, यहाँ से ब्लीड हो रहा था। ठीक है, फिर क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन होगी, तो ये क्लॉट अब ब्लीड को रोकेगा, ब्लड सीधा जाएगा। नहीं, कभी कभी कहते हैं डिसलॉज हो जाता है क्लॉट, तो फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं रिएक्शनरी हेमरेज। ठीक है, सर्जरी में यूजुअली दिस अकर्स ड्यू टू स्लिपेज ऑफ लाइगेचर। हम लोग लाइगेचर अप्लाई करते हैं ऑन वेसल्स, बेसिकली टाई कर देते हैं वेसल्स को, विच एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो उसको हम लाइगेचर कहते हैं। तो नॉर्मली तो उधर ही रहता है, लेकिन कभी कभी ड्यू टू कफ या कोई ऐसा प्रेशर रेज हो रहा है, तो फिर उसकी वजह से लाइगेचर स्लिप कर सकता है, तो उसको फिर रिएक्शनरी हेमरेज कहते हैं। जो सेकेंडरी हेमरेज होती है यूजुअली 1 to 2 वीक्स आफ्टर सर्जरी होती है। ये होती है यूजुअली ड्यू टू इन्फेक्शन, malignancy या फिर प्रेशर नेक्रोसिस ऑफ आर्टीरियल वॉल। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास सेकेंड हेमरेज। फिर हमारे अच्छा, पास स्लफिंग और वेसल वॉल का क्या मतलब है? इन दी सेकेंडरी हेमरेज, राइट। हाँ, सेकंड हेमरेज। बेसिकली क्या होता है कि ये हो गया वेसल वॉल, राइट। नॉर्मली इन्फेक्शन, मेलिग्नेंसी, जो भी चीजें हैं वो डैमेज नहीं कर सकती वेसल वॉल को, लेकिन पहले क्लॉट बना, फिर अब वो क्लॉट हील होगा। ठीक है, अब होता यूं है, इन एवरी सिंगल टाइप ऑफ टिश्यू, नॉर्मल टिश्यू इज वेरी स्ट्रांग, लेकिन जब वो टूट के हील होता है तो उसको अपनी स्ट्रेंथ आने में 3 से 4 महीने रफली लगते हैं। स्किन को तो 3 से 4 महीने लगते हैं 90% स्ट्रेंथ लाने में। ठीक है, वेसल्स में मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगता है, लेकिन इट स्टिल टेक्स अ बिट। तो इनिशियली 1 to 2 वीक्स का पीरियड होता है जिसमें वेसल इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, खासकर जो वो क्लॉट वाला ऐसा होता है। अब या तो इनिशियली क्लॉट ही वो डिसलॉज होता है, जो विद इन 24 आवर्स हो सकता है, लेकिन लेटर ऑन क्या होता है, इन्फेक्शन, malignancy, ये प्रेशर प्रेशर नेक्रोसिस, इसकी वजह से जो वीकेंड एरिया है वो फिर से ब्लीड करना शुरू हो सकता है, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं है। समझ में आई बात। तो उसको स्लविंग ऑफ हाँ। बोलते हैं, कि वो आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा करके पीस बाय पीस निकल रहा है बार बार। तो ये हमारे पास सेकेंडरी हेमरेज होती है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, हेमरेज कैन बी सर्जिकल हेमरेज बट कैन बी नॉन सर्जिकल हेमरेज। सर्जिकल हेमरेज वो जो हम लोग सर्जरी के थ्रू सही कर सकें, लाइगेचर लगा दो, आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन कर दो, जो भी सर्जरी का मेथड है उसके थ्रू हम लोग सही कर सकते हैं, तो वो सर्जिकल हेमरेज है। नॉन सर्जिकल हेमरेज कोगुलोपैथीज की वजह से होती है, वो सर्जिकली सही नहीं होती, उसके लिए हमें ये FFP, क्रायोप्रेसिपिटेट्स, ये वाले देने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप्स आ गए। फिर हेमरेज की पैथोफिजियो। पैथोफिजियो में बेसिकली क्या होता है कि हेमरेज में हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, ठीक है, ड्यू टू ब्लड लॉस। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ट्रॉमा इंड्यूस कोगुलोपैथी भी होती है। एक तो इसमें हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, दूसरा क्या होगा, ट्रॉमा इंड्यूस कोगुलोपैथी भी होगी। ट्रॉमा इंड्यूस कोगुलोपैथी कैसे होती है, एक तो हाइपोक्सिया और एसिडोसिस की वजह से
प्रोटीन सी, प्रोटीन एस वगैरह, ये इनके बेसिकली एक्टिवेशन हो जाती है। जिसकी वजह से बेसिकली कोगुलोपैथी होती है। उसके अलावा ब्लीडिंग हो रही है, तो इनमें भी हमारे पास कोगुलेशन फैक्टर्स हैं, वो लीक आउट हो रहे होते हैं। एक और चीज जो इसमें होती है वो होती है डाइल्यूशनल कोगुलोपैथी। होता यूं है कि मिल्फर सी ब्लड है, ये रहा ब्लड, ठीक है। अब ये लीक आउट हो रहा है, तो अब ये ब्लड इतना बचा है। पहले था मिल्फर 100%, अब 25% नहीं 50% बच रहा है, ठीक है। जब हम इसमें आईवी फ्लूइड्स लगाएंगे तो अब 50% ब्लड होगा, 50% आईवी फ्लूइड होगा। इससे क्या होता है कि जो फ्लूइड और ब्लड मिक्स हो गए, तो इसमें क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन थी ऑफ द कोagulation फैक्टर, वो बेसिकली कम हो जाती है। क्योंकि हमने बेसिकली, अगर याद हो पुरानी केमिस्ट्री, तो एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। हमने सॉल्वेंट की तादाद बढ़ा दी, सॉल्यूट की तादाद नॉर्मल ही थी, तो अब वो डाइल्यूटेड हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमने किया, हमने कोagulation फैक्टर ऐड ही नहीं किया, हमने फ्लूइड डाल दिया एक्स्ट्रा। इसलिए जब एक्टिवली ब्लीड कर रहा होता है बंदा, तो उसमें आईवी फ्लूइड्स हम लोग होल्ड करते हैं। हम लोग आईवी फ्लूइड्स यूजुअली नहीं देते हैं शुरू में, हम लोग पहले उसकी ब्लीडिंग रोकते हैं। हम प्रेफर करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, वो नहीं हो रही तो फिर हम लोग आईवी फ्लूइड्स पे जाते हैं फिर, ठीक है। क्योंकि अगेन कोगुलोपैथी का मसला तो है, लेकिन बंदे की हार्ट रेट वगैरह भी तो मेंटेन रखनी है, सिस्टमिक कोलैप्स से भी दूर रखना है बंदे को, तो आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं लेकिन लेटर ऑन, शुरू में होल्ड करते हैं। बाकी हाइपोथर्मिया भी होती है, तो उसकी वजह से भी कोगुलेशन डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं। देन हेमरेज की डिग्रीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी, ठीक है। तो एक होता है क्लास 1, दूसरा होता है क्लास 2, तीसरा होता है क्लास 3, देन देयर इज क्लास 4। क्लास 1 में लेस देन 15% ऑफ ब्लड लॉस, या फिर लेस देन 750 ml। क्लास 2 में 15 to 30%, ठीक है, 750 to 1500 ml ऑफ ब्लड लॉस। क्लास 3 30 to 40%, 1500 to 2000 ml ब्लड लॉस। एंड क्लास 4 में 40% से ज्यादा, ठीक है, 2000 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो इसको हम सिवियर हेमरेज या फिर क्लास 4, ठीक है। फिर इनके पैरामीटर्स भी हैं, वो उतनी याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ब्लड लॉस का एमसीक्यू में आ सकता है, तो उसको याद रखना। देन वी हैव मैनेजमेंट ऑफ हेमरेज। 2 सेकंड रुकना। राइट, तो हम कहाँ थे, मैनेजमेंट ऑफ हेमरेज। अब मैनेजमेंट ऑफ हेमरेज में इट डिपेंड्स कि अगर पेशेंट एक्टिवली ब्लीड कर रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं कर रहा तो फिर शॉक की मैनेजमेंट हम लोग कर चुके हैं ऊपर ही, तो उसमें आईवी फ्लूइड्स में ब्लड ब्लड दोगे, एंड बाकी चीजें नॉर्मली वही हैं। अगर एक्टिवली ब्लीड कर रहा है तो फिर उसकी मैनेजमेंट क्या है। स्टार्टिंग में ऑलवेज एबीसी, फिर आइडेंटिफाई द साइट ऑफ हेमरेज। ये यूजुअली हम लोग हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन में, फास्ट इन्वेस्टिगेशन जो होती हैं वो हम लोग करते हैं। अल्ट्रासाउंड, ठीक है, चेस्ट एक्सरे, मेनली तो ये दोनों ही हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। सीटी वगैरह हम लोग अवॉइड करते हैं इनिशियली, क्योंकि
टाइम टेकिंग है, वी नीड टू बी क्विक। ठीक है, फिर आईवी कैन्युला लगा लेते हैं लेकिन फ्लूइड्स नहीं देते। इससे हम लोग बेसिकली इसका थोड़ा ब्लड ड्रॉ कर लेंगे और क्रॉस मैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। ठीक है, देन फाइनली जो मेन स्टेप है इसका, दैट इज द डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन। ठीक है, डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन में बेसिकली 4 चीजें होती हैं। एक होता है रैपिड हेमरेज कंट्रोल। ठीक है, रैपिड हेमरेज कंट्रोल में बेसिकली क्या है कि हम लोग जैसे भी हो सके ब्लीडिंग को रोकते हैं। दिस कुड बी, अगर एक्सटर्नल हेमरेज है, दिस कुड बी ड्यू टू प्रेशर, जो हम लोग बेसिकली कपड़ा वगैरह लगाते हैं या गॉज वगैरह लगाते हैं ऑन द ब्लीडिंग वेसल। ठीक है, दिस कुड बी बाय अ टॉर्निकेट। दिस कुड बी बाय बलून ओक्लूजन। ठीक है, इसके अलावा सर्जरीज कर सकते हैं अगर इंटरनल ब्लीड है। अब इसमें मेन चीज क्या होती है कि प्राइमरी फोकस इज नॉट टू रिपेयर द एनॉमली या abnormality, प्राइमरी फोकस इज टू ओनली करेक्ट द हेमरेज। ब्लीडिंग को रोको अभी, बाकी चीजें छोड़ दो। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन का? रैपिड हेमरेज कंट्रोल, ब्लीडिंग को रोको। सेकंड इज परमिसिव हाइपोटेंशन। सीन ये होता है कि हम लोग यूजुअल, अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर है और बंदा अगर ब्लीड कर रहा है वेसल से, तो बंदा ब्लीड ज्यादा करेगा क्योंकि वेसल का प्रेशर हाई होता है। हम लोग क्या करते हैं, वेसल का प्रेशर थोड़ा सा हाइपोटेंशन में लेकर आ जाते हैं बंदे को। ठीक है, मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है हम लोग यूजुअली उसका मोर देन 50 mm एचजी रख के बाकी बीपी उसका भले सिस्टोलिक 90 चल रहा हो, वी डू नॉट केयर राइट नाउ, या 80 चल रहा हो, भले खैर है। मीन आर्टीरियल प्रेशर इतना हो कि ब्रेन तक पहुंचे, सेरिब्रल परफ्यूजन नॉर्मल रहे, बाकी की खैर है। ठीक है, इससे क्या होता है कि ब्लड लॉस कम होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि डाइल्यूशनल कोगुलोपैथी कम होती है। इससे क्या होता है कि हाइपोथर्मिया कम होता है। ठीक है, एक ये होगा। देन वी हैव डाइल्यूशनल कोगुलोपैथी को ट्रीट करना। तो इसमें यू हैव टू अवॉइड क्लियर फ्लूइड्स, जैसे नॉर्मल सलाइन, जैसे एल्ब्यूमिन, क्रिस्टलोइड कोलॉइड्स हैं, उनको अवॉइड करना होता है। वी यूजुअली गिव पैक्ड सेल्स, उसके साथ हम लोग यूजुअली फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट्स दे रहे होते हैं, ताकि बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर्स भी रिप्लेनिश हो। ठीक है, इनका रेशियो 1:1:1 होता है। एक यूनिट उसका, एक यूनिट उसका, एक यूनिट उसका। फाइनली अगर कोगुलेशन डिफेक्ट है तो उसको ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हेमरेज भी हो गया कंप्लीट। 1:1 में मतलब एक आरबीसी आ जाएगा, एफएफपी और प्लेटलेट ऐसे। एग्जैक्टली, एक बोतल उसकी, एक बोतल उसकी, एक बोतल उसकी। पहले तो हम होल ब्लड देते थे, लेकिन आजकल होल ब्लड मिलता नहीं है। यहाँ पे तो शायद मिल जाता है, लेकिन वैसे अलग अलग ब्लड के कंपोनेंट्स मिलते हैं, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। सही। ठीक है, अब अच्छा मुझे अच्छा, थोड़ा ये जो जो पढ़ा रहे हो कौन से बुक से पढ़ा रहे हो? ये बेली। बेली पूरा पढ़ा है? हाँ हाँ। बेली एंड लव। चलो। हेलो हेलो हेलो, हेलो। आवाज आ रही है मेरी? ना ना ना